गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके 2018 दिसंबर वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं और 2019 वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के मैंने क्वेश्चंस लिया है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये सब क्वेश्चन के बारे में। देखिए न्यूमेरिकल आपका क्या है, यहाँ पे सेविंग फंक्शन आपको गिवन है और आपको निकालना है आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल का कंजम्पशन निकालना है, आपको यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट गिवन है। आप कैसे करेंगे? देखिए इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कब होता है? सेविंग के इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम लोग को बताने का जरूरत है क्या? देखिए यहाँ पे C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस। C प्लस आई किसका फॉर्मूला है? एग्रीगेट डिमांड का। किसका है? एग्रीगेट डिमांड का। और C प्लस एस है एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट का डिमांड का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई का कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। C कट जाएगा तो क्या बचेगा? I इज इक्वल टू एस। मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है और एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। जहां पे AD इक्वल टू ES होगा वहां पे S इक्वल टू I भी होगा। अब ये क्लियर हो गया? अब बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना होगा कि सेविंग का वैल्यू क्या? -20 प्लस 0.2y। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है? 100। अब आपको क्या करना होगा? -20 में से 100 यहाँ पे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए माइनस हो जाएगा और रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे ये लाइन हम लोग काट देते हैं। देखिए -20, ये जो -20 है यहाँ पे क्या? 100 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 0.2y रहने देते हैं, यहाँ पे 100 में से 20 को माइनस करते हैं, बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस 120 होगा। क्या बचेगा? 120। अब देखिए 0.2y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 0 तो कितना आएगा? 600 आएगा। ये आपको क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया है ये आपका। आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंजम्पशन। यहाँ पे आपका क्या आया? इनकम आया। तो देखिए कंजम्पशन क्या होता है? C प्लस आई इज इक्वल टू वाई। फॉर्मूला ये है। C का वैल्यू हमें निकालना है, I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे रखते हैं। C का वैल्यू हमें निकालना है, एज इट इज हम लोग लिख देंगे। Y का वैल्यू क्या आया? 600 आया है। C इज इक्वल टू 600 माइनस 100, ठीक है। कितना आएगा? 500। तो C का वैल्यू क्या आया? 500। तो हमारा क्या आया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना आया? 500 आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। आंसर विल बी 500। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन का क्या है? वाई आर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, ठीक है। हम लोग ने टैक्सेस पढ़ा है। टैक्सेस होता है रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये कुछ टैक्सेस के टाइप्स होते हैं। प्रोग्रेसिव क्या होता है? हम लोग के पास क्वेश्चन आते रहता है कि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव क्यों है, ठीक है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन क्या आया है कि वाई आर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्यों होता है इनडायरेक्ट टैक्स? इसका आंसर ये है कि रिग्रेसिव नेचर का इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिसका इनकम 10,000 है, ठीक है, या एक इंसान इसका इनकम है 1 लाख,
अब ये दोनों को टैक्स में मतलब टैक्स जो भी लगेगा, मान लीजिए 5% ये टैक्स दे रहा है तो वो भी 5% दे रहा है। कैसे दे रहा है? देखिए, जब भी हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं, उसमें इंक्लूडेड टैक्सेस होते हैं, उसमें लिखा होता है ऑल इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे दो आदमी दिया, ठीक है, एक दुकान है, ठीक है, यहाँ पे दो आदमी दिया, दोनों ने सेम मेडिसिन खरीदी, सेम मेडिसिन दोनों ने खरीदी, ठीक है। इस मेडिसिन का प्राइस 50 रुपए है, ठीक है, दोनों ने सेम खरीदी, ठीक है। अब इस इंसान का इनकम 10,000 है, इस इंसान का इनकम 1 लाख है, सॉरी यहाँ पे लाख होगा, 1 लाख है। तो क्या दोनों के साथ क्या अलग अलग पेमेंट करना? सेम मेडिसिन के लिए दोनों को सेम पेमेंट करना होगा। उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि उसकी सैलरी 10,000 है या उसकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच पर्सन हो, दोनों को सेम टैक्सेस देने पड़ते। किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो रिच है तो उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है, कोई पुअर है तो उसे कम देना पड़ रहा है, वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। यहाँ पे एक आदमी जिसका 10,000 सैलरी, उसको भी इस प्रोडक्ट के लिए 50 रुपये ही देना है, और ये आदमी इसका 1 लाख सैलरी पर मंथ है तो इसको भी उस प्रोडक्ट के लिए 50 रुपये ही देना है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव नेचर का बोला गया, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे कि आपका इनकम 10,000 है, ठीक है, आपका इनकम सपोज करिए 1 लाख है, तो आप सपोज करते हैं कि हम लोग 5% टैक्स दे रहे हैं। अब आपका इनकम 2 लाख हो गया तो आप 10% टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको इम्पोज किया जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगे टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो इसलिए इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव बोला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं उसको हम लोग रिग्रेसिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब सेम यहाँ पे क्या होता है कि मैटर नहीं करता कि कोई रिच पर्सन है या फिर कोई पुअर पर्सन है, सबके लिए टैक्स है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने एक मेडिसिन के एग्जांपल से समझा, सेम मेडिसिन है, उस पर जो भी प्राइस लिखा हुआ होगा, कोई रिच पर्सन होगा तो उसका भी उतना ही पेमेंट करेगा, कोई पुअर पर्सन होगा तो भी उसको उतना ही पेमेंट करना होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, टैक्सेस क्या हो जाती है, रिग्रेसिव हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो मतलब क्या है इसका मतलब कि जो टैक्स चार्ज होगा सेम रेट में होगा, ठीक है, सेम रेट में होगा सारे इनकम ग्रुप्स के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है क्योंकि वो वहाँ पे टैक्स जो लगते हैं वो सेम रेट में लगता है सारे इनकम ग्रुप्स के लिए, चाहे वो पुअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो, सबके लिए एक समान है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये नहीं होगा, दे आर चार्ज एट हायर रेट देन डायरेक्ट टैक्स, ये रॉन्ग है, दे आर चार्ज एट सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, ये आपका सही आंसर विल बी 3, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी। ये प्राइस रिजिडिटी क्या है, ठीक है। राइवल फर्म्स मैच प्राइस डिक्रीज बट नो प्राइस इंक्रीज। हम लोग ने पढ़ा हुआ है ओलिगोपोली मार्केट, बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस। ओलिगोपोली में एक ही टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। टॉपिक आपका नहीं बदला है, टॉपिक वही है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ ओलिगोपोली मार्केट है, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में राइवल फर्म्स को देख के प्राइसेस चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे 3 है, A B C, ठीक है, यहाँ पे तीन दुकान है, ठीक है, A B C। अब यहाँ पर सपोज करिए X ने का प्राइस, इस A का प्राइस पहले 10 था, अब यहाँ पे 12 हो गया, B का प्राइस 10 है, C का प्राइस 10। A ने प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन B और C ने प्राइस को नहीं बढ़ाया। B और C अपने प्राइस को लेके रिजिड है, ठीक है। तो ये आपका ओलिगोपोली मार्केट है, प्राइस बढ़ाने को फॉलो नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइस घटाने को फॉलो किया जाएगा। देखिए अगर A ने यहाँ पे 8 प्राइस कर दिया, प्राइस को घटा दिया,
तो अब बी भी ऐड कर देंगे और सी भी ऐड कर देंगे। मतलब कि ओलिगोपोली मार्केट में जो राइवल फर्म्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो प्राइस बढ़ने को फॉलो नहीं करते, लेकिन प्राइस किसी ने घटाया तो बाकी सब ने भी घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों आपका ये सही है। इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी, सही है। राइवल फर्म्स मैच प्राइस डिक्रीज बट नो प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो आपका ये सही है। मैंने अभी बताया कि राइवल फर्म्स प्राइस अगर घटता है तो उस प्राइस घटता है तो उसको मैच करते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ता है उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये भी सही, मतलब ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। आंसर विल बी 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने किए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप पहले से ही देख रहे, बहुत टाइम से बने हुए, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।